बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है कि इनकम टैक्स रिटर्न आ गई है। इस पे एक ब्रीफ वीडियो बना दें ताकि हमें रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक तो ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न 2026 आ गई है, पोर्टल पे आ गई है। अभी तक आप उसको फिल कर सकते हैं, उसमें डाटा डाल सकते हैं, लेकिन सबमिट नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोग परेशान हैं इस चक्कर में कि जी टाइम क्योंकि बहुत गुजरता जा रहा है, अगर हम अभी इसको सबमिट नहीं करेंगे तो कब ये सबमिशन होगी और हमारा आगे टाइम कम होता जा रहा है। तो इसके लिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ के मुताबिक 90 डेज़ जो होते हैं वो उसके लिए आपको मिलेंगे। जब रिटर्न फाइल होना शुरू हो जाएगी, सबमिट होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद 90 डेज़ आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब इनकम टैक्स रिटर्न जो है इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ गई हैं पिछले साल की निस्बत। अब काफ़ी चीज़ें जो हैं, मैंने एक दिन एक वीडियो बना के आपको ये भी बताया था कि अब आपका डाटा जो होगा वो कंप्रीहेंसिव होना चाहिए। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आपने पहले सैलरी सबसे हम जो समझते हैं सिंपल जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो सैलरी इनकम की होती है। अब जो सैलरी इनकम वाला जब अपनी सैलरी डालता है तो वो उससे पहले पूछता है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, किसके पास आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी कौन देता है, उसका एनटीएन नंबर या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा, फिर वो आगे चलेगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो कि या इधर कुछ लोग हैं जिनके बाहर से इनकम आती है, फॉरेन रेमिटेंस। तो फॉरेन रेमिटेंस भेजने वाला कौन है, किस मुल्क में रहता है और उससे आपका तल्लक क्या है, ये चीज़ें मांगी जाती हैं। फिर और बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं, मेरा ख्याल है रिटर्न में साथ साथ चलते मैं आपको वो चीज़ें बताता जाता हूँ। ये है जी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2026। जब आप इसको करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है, जो कि एक टैक्स पीरियड होता है 1 जुलाई 25 से 30 जून 2026 का। तो इसको आप कंटिन्यू करते हैं। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपसे जिसका ये जो क्लाइंट है इनका तो क्योंकि प्रोफाइल अपडेट था इसलिए इसमें नहीं पूछा कि प्रोफाइल अपना अपडेट करे, लेकिन ऐसे पर्सन जिनका प्रोफाइल अपडेट नहीं होगा तो उसमें एक क्वेरी आ जाती है कि आप अपना पहले प्रोफाइल पर्सनल प्रोफाइल अपडेट करें। मसलन उसमें यह है कि आपने सोर्स नहीं बताया, सैलरी इनकम है आपकी, बिजनेस इनकम है, रेंटल इनकम है, जो सी भी इनकम है। अगर आपने सोर्स बताया है तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो वो बताएं, एड्रेस अपना बताएं, उसमें अकाउंट नंबर वगैरह है वो बताएं। तो इसमें वो कहते हैं प्लीज़ सेलेक्ट फॉर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर। अब ये है कि पिछले सालों में ऐसे होता था कि वो सारे ही सोर्सेज हमारे सामने आ जाते थे, सारे सोर्सेज। उसमें ऊपर एम्प्लॉयमेंट होता था, नीचे प्रॉपर्टी इनकम होता था, फिर कैपिटल गेन होता था, बिजनेस होता था और अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चर इनकम, और ये सारे जो आ रहे हैं ना, सैलरी, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, इनकम एग्रीकल्चर या नो इनकम, कुछ भी हो। तो वो हम जो सिलेक्ट करते थे, सारे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सारे के सारे आ जाते थे। लेकिन अब फ़र्ज़ किया कि हमारा एक ही सोर्स है तो हम एक सिलेक्ट करेंगे, ज़्यादा हैं तो फिर ज़्यादा कर लेंगे। अगर आपने एक सोर्स सिलेक्ट कर लिया है और बाकी कुछ नहीं किया तो उसकी भी खैर है, कोई बात नहीं, आगे फिर हर जगह ऑप्शन मौजूद होती है कि ऐड कर लें कोई दूसरा सोर्स। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स की या बहुत सारे व्यूअर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो, समझा रहे हो, तो किसी एक सेक्टर का एक दफ़ा बताएं ताकि हम जिस रेलेवेंट पर्सन ने वो देखनी है वो सारी, अगर कोई बिजनेसमैन नहीं है, सैलरी पर्सन है तो वो सिर्फ सैलरी वाला देखे, बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस का देखे, अगर दोनों को ही है तो फिर वो दोनों उसको वॉच कर सकता है। तो अब हम इसमें एक एक से सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, उसके मुताबिक हम वीडियोस बनाते जाएंगे। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया पहला जी, हमारा सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है। आप चाहें तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी और रेंटल इनकम है, एक सैलरी वाला है साथ उसकी रेंटल इनकम भी हो सकती है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बीच में उसको ऐड कर लेंगे। फिर आपसे वो पूछेंगे कि क्या आप रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं या नहीं। रेजिडेंट पाकिस्तानी का मतलब ये है कि जो 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में रहा हो। अगर वो 180 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं रहा, बाहर रहा है, तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। तो आर यू टैक्स रेजिडेंट फॉर पाकिस्तान,
तो यस, ये जो है ये रेजिडेंट है फॉर पाकिस्तान, इसके करेंगे। लेकिन आप में से अगर कोई ऐसा बंदा है, जैसे कि मुझे बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी कि अगर हम नॉन रेजिडेंट है या ओवरसीज है तो हमें भी बताएं, तो आपने फिर नो सेलेक्ट करना है नॉन रेजिडेंट ने। लेकिन रेजिडेंट जो है उसने इसको सिलेक्ट करना है यस। तो इस तरह से समरी ऑफ इकोनॉमिक जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए आप करेंगे स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग। लें जी, जब आप रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है। अब देखें, हमने एक ही सोर्स सेलेक्ट किया था तो इसमें आ गया सैलरी इनकम, ठीक है। अगर हमने सोर्स और सेलेक्ट किए होते तो फिर जैसे कि पिछले सालों में ऐसे होता था, इसमें ऊपर एम्प्लॉयमेंट और बाकी सारे नीचे आ जाते थे, लेकिन इसमें जो आपने सिलेक्शन किया है तो वो आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप फर्ज समझते हैं कि मेरी तो रेंटल इनकम भी थी यार, सर ने सिर्फ सैलरी का बताया, तो कोई बात नहीं, इधर से आप ऐड इनकम सोर्स कर लेंगे। जब भी कोई और सोर्स करना चाहते हैं तो ऐड इनकम सोर्स, ऐड में आपने फ़र्ज़ किया करना चाहते हैं कि मैं प्रॉपर्टी रेंटल भी साथ करना चाहता हूं, तो आप ऐसे प्रॉपर्टी रेंटल को सिलेक्ट करें और ऐड कर दें। तो आप ये देखेंगे कि आपकी पहले एम्प्लॉयमेंट वाली है और फिर प्रॉपर्टी की भी आ गई, ठीक है। तो अब ये दो सोर्स, इस तरह से और भी कोई आपका सोर्स होगा तो आप साथ उसके कलेक्ट करते जाएंगे। अच्छा, अब हम पहले आ गए हैं क्योंकि सैलरी वाले में, तो सैलरी में अगर आप देखें तो ये वो पे एंड वेजेस लिखने के लिए कहते हैं कि ऐड करें एम्प्लॉयर डिटेल। आपका एम्प्लॉयर कौन है जिसके पास आप काम कर रहे हैं और वो आपको सैलरी दे रहा है, तो उसका नाम इसमें ऐड करें। तो अब जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, जो भी आपको सैलरी दे रहा होगा, उसका नाम ऐड करना है। मतलब आपका हो सकता है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में है, मैं आपको ये एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हम अगर कहते हैं कि जी ये जी टैक्स प्रोफेशनल का एम्प्लॉई है, तो टैक्स प्रोफेशनल का जो एनटीएन देंगे तो उसमें क्या आता है, हमने देखा इसको सिलेक्ट किया तो सर्च किया, अच्छा हमने एनटीएन उसका डाला, मेरा ख्याल है अभी साथ -0 भी डाले, अच्छा। इसके अलावा अगर आपने उसका देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर तो मुतलका जो है ना आ जाएगा। या फिर आप ये समझते हैं कि नहीं जी मेरा एम्प्लॉयर का नाम क्या है, मतलब FBR हम कहते हैं जी, अगर फ़र्ज़ किया FBR है, लो जी FBR को आप सर्च पे लगाएंगे, वो इसको सर्च कर रहा है। तो ये देखें कि अब FBR रिफंड सेक्शनरी कंपनी है, FBR कौन सा है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़, अच्छा वो FBR जहाँ जहाँ भी आ रहा है ना उसमें आपके साथ साथ उसका नाम आ रहा है। लेकिन अगर कोई फ़र्ज़ किया आर्मी का है एम्प्लाई, तो उसमें ये अपना आर्मी का लिखेगा, तो उसके रिलेटेड जो है आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी हमारे होंगे वो उसमें आर्म के रिलेटेड आ जाएगा। तो उसमें जो भी आपका सिलेक्ट है, जैसे कि हम कर देते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, लो जी एजुकेशन डिपार्टमेंट आप करेंगे तो फिर आपका क्या है, इधर जो आ जाएगा जी एजुकेशन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये उसका एनटीएन ऊपर आ गया, ठीक है, जो भी आपने किया सिलेक्ट। तो इस तरह से आपने अपना एम्प्लॉयर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ले जी हमने कर लिया, ऐड कर लिया आपका कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है सपोज़। तो अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपको पे और वेजेस क्या मिल रहे हैं, तो हमने ये समझा कि इसकी जो पे है वो 12 लाख रुपया है। तो हमने कहा जी ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दे, 12 लाख रुपया सैलरी है। अब सैलरी वाली कर रहे हैं। अब उसमें देखेंगे कि कोई अलाउंस वगैरह भी है जी, बिल्कुल उसका कन्वेंस अलाउंस मिलता है और अपना हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, या जो भी और अलाउंस मिले। हमने ये कहा कि 2 लाख रुपया उसको अलाउंस कोई मिल गया, इसको भी ऐड किया और साथ कैलकुलेट करते जाएं। जब जब आप कैलकुलेट करते जाएंगे वो आपके ऐड होते जाएंगे। अच्छा, कोई एरियर्स ऑफ सैलरी है कि पिछली सैलरी थी वो इस साल में आ गई, तो हम ये समझते हैं कि 1 लाख रुपया थी तो वो इस साल में आके एरियर जो है वो भी आ गए, इसको भी ऐड कर दें। पेंशन और एनुइटी का सिचुएशन कैसे हो सकती है कि साथ सैलरी भी हो, कि कोई बंदा ऐसा है जो दिसंबर में रिटायर्ड होगा, तो पहले 5-6 महीने उसने जो है सैलरी ली और बाकी जो महीने थे उसमें पेंशन ली, तो इस सिचुएशन में आप पेंशन भी कर देते हैं।
और एजुकेशन एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट का ऐसे होता है कि कोई आपने एक्सपेंडिचर किया, आपने ड्राइवर रखा है, आपको गवर्नमेंट ने दिया, फ़र्ज़ किया ड्राइवर के आप उसको रखें, माली रखें, उसको जो आप सैलरी देंगे हम गवर्नमेंट जो या दूसरा कोई अदारा जो है सैलरी एम्प्लॉयर आपका वो सैलरी दे देगा, तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं कि ये हमारे इस तरह से थे। और अगर प्रकोजिट्स हैं आपको, जैसे कि गाड़ी आके लेके जाती है, छोड़ के जाती है, उसका अलाउंस जो है वो आपको मिलेगा। और इसी तरह प्रॉफिट इन लिeu एडिशन फॉर द पे, जो लोग होते हैं ना इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो एम्प्लॉइज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। सपोज 5% जो है प्रॉफिट वो एम्प्लॉइज़ में होगा, तो उसमें कुछ उसको मिलता है, तो वो हम ये समझते हैं कि ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, लेकिन हमने कह दिया जी ये इसको उससे मिल जाएंगे, सैलरी मिल गई। ले इस तरह से आपकी जो है ना वो सारी सैलरी वाली हो गई जाएगी ऐड। तो फिर उसके बाद आएगा कि टैक्स डिडक्शन, कि आपकी कोई 140 एम्प्लॉइज़ की जो सैलरी थी उसमें अगर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ। हम अभी सपोज़ करते हैं कि जी अपना 1,50,000 जो है ना वो टैक्स डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये अभी अजम्पशन बेस सारी चल रही है, एक्चुअल नहीं है, तो हमने वो डिडक्शन भी उसमें डाल दी। अच्छा, उसके बाद अगर कोई फाइनल टैक्स कहीं उसका कटा है, ये अभी इसमें देखेंगे ना अगर आप, तो इसमें आप एडजस्टेबल टैक्सेस आपने देखा था कि पहले ऐसे होता था कि आपके पास सारे एडजस्टेबल टैक्सेस आ जाते होते थे ऑटोमेटिकली, आप खोलते थे एडजस्टेबल टैक्सेस सारे उधर आ रहे होते थे, तो आप उनमें से सिलेक्ट करते जाते थे अपने मतलब का कि जो जो भी है उसको आप करते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये होगा कि आपका जो टैक्स कटने वाला है जिसका, उसके आप खुद सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट हैं और कौन सी आपकी टैक्स के डिडक्शन किन किन चीज़ों में हुई है। तो आपने ये देखना है कि आपका एडजस्टेबल टैक्स है या आपका कोई है उसमें, जैसे कि ये एडजस्टेबल टैक्सेस में इसकी तो एम्प्लॉय का आ गया, या और कोई एडजस्टेबल टैक्स हैं तो आपने खुद उनको ऐड करना है, और ऐड करके फिर उनको आपने आगे जो है ना चलाना होगा। तो फिर आपके वो एडजस्टेबल, एवरेज और फाइनल टैक्सेस जो हैं वो उसमें से निकलेंगे, ठीक है। मतलब इधर से आप सिलेक्ट कर लें, मतलब आप देते हैं जी मैं टेलीफोन पे मेरा टैक्स कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेलीफोन सेल फ़र्ज़ किया इधर लिखते हैं, ले जी सेल फ़ोन, ये देखें सेल फ़ोन बिल जो है इस पे आपका आ जाएगा, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके एडजस्टेबल में आ जाएगा सेल फ़ोन का भी, ठीक है। इसी तरह आप करते हैं जी, कोई और है मेरा सपोज टैक्स किसी और पे कर रहा है, 236C पे जो इस पे कटता है या प्रॉपर्टी पे कटता है 236, हम कहते हैं जी सी है, सेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। लें जी सेल एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे आपने किया तो आपका वो इधर आ गया और आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप अपना जो जो भी किसी इसके अलावा कोई होगा वो आप उसको सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब आपकी जो कंप्यूटेशन में अगर हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनकी सैलरी पे इनको मिला इतना जो इनकम है, और इनकम पे फिर उसके नॉर्मल टैक्स कितना बनता था, 44,000 बनता था, लेकिन हमने क्योंकि एजम्पशन बेस किया था तो 150 हमने किया था 100,000, तो अब इसका बाकी जो है वो रिफ़ंड बन रहा है। लेकिन क्योंकि जब हमारे पास एक्चुअल फिगर होगी तो फिर हम एक्चुअल इसमें डालेंगे। तो इस तरह से आप अपनी जो सैलरी की है वो अपना रिटर्न जो फिल कर सकते हैं, उसमें अलाउंसेस, अपनी एडजस्टमेंट और सारी चीज़ें। तो हम ऐसा करेंगे इसी तरह जैसे आपने ये सैलरी की और उसके बाद आपकी आ जाएगी, सपोज़ हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी इनकम की है, प्रॉपर्टी इनकम के बाद फिर हमारी बिज़नेस इनकम है। इसी तरह हम एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, तो आप इंशाल्लाह इसमें करते जाएंगे। फिर एक वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो इकट्ठी कर देंगे ताकि वेल्थ स्टेटमेंट का जो है वो भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपको इसको आगे लेके चलें। अभी रिटर्न फाइल नहीं हो रही, सबमिट नहीं हो रही,
प्रीपेयर आप कर सकते हैं, लेकिन सबमिशन जब FBR अलाउ करेगा तब सबमिट होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।